हेलो, माय नेम इज शिवम सिंह एंड वी आर वर्किंग ऑन प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन में अभी तक हमारे 4500 क्वेश्चंस हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली। और अभी तक हम लोगों ने 4500 क्वेश्चंस में 11 सब्जेक्ट्स, 11 या 12 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और इन सब और लास्ट बचा हुआ जो मतलब जो मेन में सब्जेक्ट हमारे होते हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं और एक बस फ्लूइड मैकेनिक्स बचा हुआ है, वो कवर कर लेंगे तो हमारा सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। देन कुछ टॉपिक्स बचेंगे हमारे, रिन्यूएबल हो गया, मेकाट्रॉनिक्स हो गया, रोबोटिक्स, वो सब हम लोग एक एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स नहीं है हमारे पास और ना ही बहुत पूछा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पूरा पेपर देखना है वहीं से कॉपी हुआ है, यूपीएससी के प्रीवियस से ही। जो यूपीएससी का भी वहीं से आएगा, एन वाइजेक का होने वाला वो भी वहीं से आएगा, सब वहीं से आता है और कहीं से बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिसन। और देखो अभी तक इतने सब्जेक्ट हो चुके हैं: टर्बो मशीनरी, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी एंड आईसी इंजन। और इस टाइम फ्लूइड मैकेनिक्स चलेगा और पहला वीडियो आ जाएगा इसका। ठीक है, और जो प्रैक्टिस सेशन है वो सबके लिए यूज़फुल है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, कोई भी एग्जाम अगर उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस में है तो ये प्रैक्टिस सेशन इंपॉर्टेंट है। कि यार सिंपल सी बात, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं यार। आपने अब ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप लोग, अगर आपने ईएससी के प्रीवियस 2-3 बार लगा लिए ना, तो जितने वीडियो हैं यहाँ पे 50 या 60 वीडियो बनेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और 60 वीडियो पूरे आपने लगा 2-3 बार देख लिए ना, तो आपको पूरे क्वेश्चन याद होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ सेकंड, 15-20 सेकंड, कुछ क्वेश्चन तो 1-2 मिनट तक डिस्कस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर है। ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सिंपल मैच कराना है। तो आइडियल फ्लूइड, इसका मतलब इसकी जो विस्कोसिटी है 0 है। न्यूटोनियन फ्लूइड, इसका मतलब इसकी जो विस्कोसिटी है कांस्टेंट है, मतलब कि जो टाउ इक्वल टू म्यू, टाउ और स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का जो ग्राफ बनेगा लीनियर बनेगा। इसका मतलब जो स्लोप है म्यू वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए का हमारा 2 हो गया, ए का 2 होते ही बी का 1 ऑटोमेटिक सेट हो गया, ये दोनों चले गए। देन हमें बस पकड़ना है अभी वाला म्यू बाई रो। तो ये आपको सिंपल दिख रहा होगा, तो काइनेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला है हमारा न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो। तो इसको आप मैच कराइए, 5 से मैच कर जाएगा एंड ऑप्शन आपका हो गया 1 का डी। ट्राई क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और उससे रिलेटेड टर्म्स दिए हुए हैं। कैपिलरिटी, कैपिलरिटी क्यों होती है? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। आपका फॉर्मूला ये होता है ना, 4 रो कॉस थीटा अपॉन रो जी डी फॉर द सर्कुलर थिन पाइप है, उसको कैपिलरिटी कह लीजिए आप लोग। ये होता है एच का फॉर्मूला। ठीक है, एंड तो कैपिलरिटी आपका रिलेटेड है सरफेस टेंशन से। तो ए का 4 हो गया, ये दोनों गए। देन बी का 1 हो गया। देखो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर आपका रिलेटेड है कैविटेशन से। ये हमारा मेनली हमने पढ़ा था पंप्स में और टरबाइन से पढ़ा हुआ था हमने काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू कैविटेशन। देन बी का 1 हो गया, ए का 4, बी का 1। अगला विस्कोसिटी, विस्कोसिटी से हमारा शियर स्ट्रेस आता है, फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है आपका, तो क्या आंसर हो जाएगा? विस्कोसिटी से डी, सेकंड का डी। ट्राई क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इसमें बोला गया है कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन टोटल डिफॉर्मेशन इटसेल्फ। अगर कोई फ्लूइड है तो फ्लूइड अगर आप हल्का सा फोर्स लगा दोगे ना, वो लगातार डिफॉर्म होता ही चला जाएगा। ठीक है, लगातार मतलब, और वो रुकेगा ही नहीं कभी डिफॉर्म, इसका फिर डिफॉर्मेशन कोई मतलब रह ही नहीं गया। जैसे कि हमारा अगर सॉलिड है, कोई सॉलिड में अगर फोर्स लगाते हो तो एक डिफॉर्मेशन के बाद ये रुक जाती हैं। ठीक है, लगातार नहीं चलती है, तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ फ्लूइड में क्या है, वो डिफॉर्म होता ही जाएगा, तो उसका मतलब कोई नहीं बचा ना। तो इसीलिए रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हमारा मैटर कर जाता है। दैट्स वाई
और ये आप पढ़ते हो दोनों स्टेटमेंट, दोनों से लगेंगे आपको। अब बिकॉज अ फ्लूइड कंटिन्यूज टू डिफॉर्म सो लॉन्ग एज द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, मतलब अगर फोर्स लगा हुआ है तो फ्लूइड हमारा डिफॉर्म होता ही रहेगा। देन हमारा आंसर भी थर्ड का ए। फोर्थ नंबर ट्राई कीजिए। फोर्थ नंबर इज जस्ट अ फार्मूला। देखो यहाँ बल्क मॉडल्स का फार्मूला पूछा हुआ है सिंपल, तो बल्क मेनली फार्मूला हमारा होता है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम में है, ठीक है, डी पी बाई डी बी ये। और इसको अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे डेंसिटी ऐसे बन जाती है, पॉजिटिव यहाँ जो नेगेटिव का साइन रहेगा वो हट जाएगा, और बेसिकली ये बनता है हमारा ये डी बी बाई बी वी इक्वल टू होता है माइनस डी रो बाई रो। तो वही हम पुटअप कर देते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाता है ये वाला, ठीक है। फोर्थ का ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे है डायमेंशन पूछा हुआ है सरफेस टेंशन का, तो देखो कई तरीके हैं, या तो आप यहीं से निकाल लो। तो न्यूटन, इसका न्यूटन हो गया, ये लेंथ न्यूटन पर मीटर आ गया डायमेंशन। बट यहाँ न्यूटन पर मीटर कोई दिया नहीं है, सब दिए हुए हैं या तो जूल में या तो वॉट में। तो अब आगे इसको एल से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये वर्क बन जाएगा। इधर इधर भी वर्क बन गया, तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये नीचे आएगा तो जूल पर मीटर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा फिफ्थ का सी। सिक्स नंबर ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन द फ्लूइड एट रेस्ट, अगर फ्लूइड रेस्ट में तो उस पर कौन से फोर्सेस लगेंगे। पहली बात ग्रेविटी फोर्स लगेगा, सिंपल, हर जगह लगता है ग्रेविटी फोर्स नीचे। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ये भी लगेगा, कोई आप कुछ भी यहाँ रख दो, हाइड्रो प्रेशर रहेगा तो प्रेशर है तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। सेकंड सरफेस टेंशन ये भी हमेशा रहेगा स्टील बॉडी में भी। बट यहाँ पे विस्कस फोर्स की बात की गई है, विस्कस फोर्स मतलब टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। अगर ये यहाँ मोशन नहीं हो रहा है, यू अगर जीरो हो, अगर वेलोसिटी अगर जीरो हो गई आपकी, तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा विस्कस फोर्स, ठीक है। ये बस नहीं रहेगा और सारे रहेंगे। 1 2 3 एंड आंसर शुड बी 6 का बी। ट्राई 7th नंबर। तो यहाँ बोला गया सरफेस टेंशन ड्यू टू द, सरफेस टेंशन होता है आपका ड्यू टू द कोहेजन फोर्स। कोहेजन फोर्स मतलब कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। आप ऐसे समझिए, कोई एक ड्रॉप गिरती है पानी की, तो आपने देखा होगा सरफेस उसका मतलब स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल सरफेस क्यों होता है, क्योंकि वो चाहता है कि अपनी एनर्जी को मिनिमम कर ले। और एनर्जी, सरफेस एनर्जी होती क्या है, सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया किसका मिनिमम होता है, स्फेयर का, दैट्स वाई दैट इज स्फेयर। अब देखो स्पेयर के जगह अगर आप आउटर एक ड्रॉप और बढ़ा के देखो ना, तो जो आउटर स्ट्रेन रहती है उसकी, आउटर जो बॉडी है ये लगातार स्ट्रेन रहेगी ऐसे खींची हुई, कहीं भी आप देखोगे, तो इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। और ये ड्यू टू द कोहेजन होता है, मतलब कि मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, जैसे लिक्विड लिक्विड के बीच, ये नहीं कि लिक्विड और कांच के बीच में हो गया, ये नहीं। और लिक्विड और कांच के बीच का अगर आप फोर्स देख रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स देख रहे हैं, तो उससे हम कहते हैं अडेजन, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन का बी। 7th का बी। यह बात, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें बहुत लोग ये लगाएंगे डिफरेंस बिटवीन द कोहेजन एंड एडेशन फोर्स, ये गलत है। ये क्वेश्चन शायद मेनली आया था आरआरबी के, आरआरबी जेई में 29 अक्टूबर सितंबर था, उसके सेट में आया हुआ था ये क्वेश्चन। बहुत कन्फ्यूजन हुआ था उस टाइम, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था इस क्वेश्चन को लेकर। और आप डिटेल में पढ़ोगे ना, अगर इस क्वेश्चन को आप डिटेल में पढ़ना शुरू करोगे, जैसे सेंजल बॉल से आप पढ़ना शुरू करते हो, या नहीं सॉरी शिमला से पढ़ना शुरू करते हो ना, तो शिमला में एक जगह हमारा वो दिया है कंट्रोवर्सी टाइप का, अगर पूरा पैराग्राफ आप पढ़ते हो तो उसमें उन्होंने एडिशन को भी डाल दिया है। दैट्स वाई देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन दिस टर्म। लेकिन जितने भी एग्जाम मैंने देखे हैं अभी तक, सारे एग्जाम्स में लोग आंसर हमेशा कोहेजन ही देते हैं, एडिशन को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन शिमला का अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हो तो फिर दिक्कत आ जाएगी, वहाँ पे हल्का सा टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया एडिशन वाला, तो इसलिए कन्फ्यूजन रहता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम।
आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। देखो बोला गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन, तो ये सिंपल है, शियर स्ट्रेस पे, ये शियर स्ट्रेस हो गया, ये आपका हो गया रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और डी यू बाई डी वाई ये होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। देन आंसर इज शियर स्ट्रेस, और इसी को लिखते हैं हम लोग डी डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, ये होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। देन आंसर इज 8th का सी। 9th ट्राई कीजिए। ऑफ फ्लूइड ओनली व्हेन, अगर कोई पॉइंट है उस पर सेम स्ट्रेस कब रहेगा, जब उसमें कोई विस्कोसिटी का कोई इफेक्ट आया, इस विस्कोसिटी का इफेक्ट कब नहीं आएगा, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो बोल दिया गया कि द फ्लूइड हैज़ द जीरो वेलोसिटी, ये तो ठीक है, एंड इट एट रेस्ट, ये जरूरी नहीं है, अगर कोई ऐसे फ्लूइड है ये रेस्ट में नहीं, ऊपर उठा रहा है इसको, नीचे ले जा रहे हैं, तभी सेम स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा इसका। यहाँ रिलेटिव मोशन नहीं हो जाएगा, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स होगा ना, तो वहाँ पे विस्कस इफेक्ट आएगा, विस्कस इफेक्ट की वजह से उसमें चेंजेस आ सकते हैं। देन आंसर इज 9th का डी। 10th नंबर ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे है कि बोला गया है प्रेशर डिफरेंस, गेज प्रेशर बोला गया है, इसका मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस में, के रिफरेंस में बताना है क्या प्रेशर आ रहा है। तो देखो तीन कंडीशन होती है हमारी, एक तो होता है ड्रॉप हो गई, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो आपका होगा 4 ρ/d, और आपका बस बबल है, मतलब सोप की बबल मान लो, ये अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है, तब प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा हमारा 8 ρ/d। और ये डबल क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल सर्फेस आ रही है, एक इनर वाली एक आउटर वाली, ओके, इससे डबल हो जा रहा है। और अगर कोई कोई बबल हो, वो बाहर से पानी भरा हो लेकिन अंदर एयर भरी हो, यहाँ पे एयर यहाँ पे अंदर हो, ठीक है, तो सिंगल सरफेस मिल रही है, तो यहाँ पे अगेन यही वाला सेम कंडीशन हो गया 4 ρ/d। तो देखो यहाँ पे अंदर अंदर लिक्विड भरा हुआ था, यहाँ बाहर लिक्विड है, यहाँ भी एक सरफेस आउटर वाला था लेकिन यहाँ पे सरफेस एक सरफेस फ्री इनर वाला है, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सेम है, 4 ρ/d हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला गया, वाटर एयर इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस है वाटर एयर का, इसका मतलब बस एक सरफेस फ्री है, तो हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा 4 ρ/d। और 4 ρ/d अगर आप लगाओगे तो आंसर आपका बन जाएगा 4 × 0.073/d, 1 mm दिया हुआ है, ओके, इसको आप सॉल्व करिए और आंसर आपका आ जाएगा 292, डी आंसर आएगा 10th का। ट्राई 11th नंबर। तो यहाँ बोला गया अ क्यूब इज प्लेस्ड इन द लिक्विड विद टू ऑफ इट्स सरफेस पैरेलल टू द फ्री सरफेस। तो एक क्यूब है, इसका मतलब बस ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने क्यूब रखा है सीधे रखा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है वो, तभी इसके दो सरफेसेस पैरेलल होंगे इसके इसके फ्री सरफेस के, ओके। तो ये कह रहे हैं कि इन दो सरफेसेस पे, एक इस पे और एक इस पे, प्रेशर सेम रहेगा, ऐसा नहीं है यार। देखो यहाँ प्रेशर अलग रहेगा, यहाँ अलग, ये जो डेल्टा पी और ρ/g/h का डिफरेंस आएगा अगर एच इसकी एच साइड है इसका, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 11th का ए आंसर। 12th नंबर ट्राई कीजिए।
देखो इस क्वेश्चन बोला गया, बस कुछ पूछा नहीं इसमें, सीरियस पूछा हुआ, सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। म्यू आपको पता है कि 9.81 पॉइस है, तो अगर 9.81 पॉइस है तो उसको एसआई यूनिट में लाने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं। तो ये 10 से डिवाइड किया मैंने, देन इंटू डी यू, यू आपका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड नीचे दिया है 1 mm गैप, तो 1 सेंटीमीटर गैप, तो 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाई 100 से डिवाइड करके, सॉल्व आउट करने पर हमारा आंसर आएगा 196.2। ट्वेल्थ का बी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ बोला गया है कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड इन द मरकरी, तो उसमें बोला गया है जो राइज होगा लेवल का, यहाँ कह रहे हैं जो लेवल है मरकरी का वो राइज होगा, इनका कहना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये लेवल नीचे जाता है। इसका रीजन क्या है, जो हमारा एच का जो फॉर्मूला होता है हमारा 4 रो कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, तो इसका मेन रीजन हम अगर इंटरव्यू में बताना है आपको, रीजन आप ये बताओगे कि जो कोहेजन फोर्स है वो एडहेजन फोर्स से ज़्यादा है, दैट्स वाई जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में ही अट्रैक्टेड हैं, तो आसपास अपने आसपास रहेंगे, वो कभी भी अलोंग द आउटर सरफेस, जो कि मान लो कांच का ग्लास है तो उससे ऊपर नहीं उठेंगे कैपिलरी थ्रो, वो आपस में ही सराउंड हो जाएंगे, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है, तो ये नीचे जाएगा इसलिए। और वही जो वाटर वाटर होता है तो इसको पकड़ के ऊपर उठता है वो, इसको पकड़ के, इस सरफेस को पकड़ के, क्योंकि इस जो वाटर एंड ग्लास के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू वाटर और वाटर के बीच का अट्रैक्शन, दैट्स वाई ये ऊपर उठता है और ये नीचे, ये सी नीचे ही चला जाता है, ठीक है। ठीक है, इतना काफ़ी एक्सप्लेनेशन है, और इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90 होता है, ऑप्टिक्स एंगल होता है, पहला स्टेटमेंट गलत है, डी आंसर होगा इसका। एंड 14 नंबर क्वेश्चन रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 2 का, एंड आंसर इज डी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हल्का सा डाटा मिसिंग किया हुआ है कि इन लोगों को यहाँ पे सरफेस टेंशन की वैल्यू देनी चाहिए, जो कि होती है 0.073 फॉर द वाटर, तो हमने बस वही फॉर्मूला लगा दिया 4 रो कॉस थीटा पर रो जी डी, अगर थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है ना तो आप थीटा हमेशा जीरो एज्यूम करके चलिए, तो थीटा अगर जीरो एज्यूम कर लेंगे आप तो 4 इंटू रो की वैल्यू ये है सरफेस टेंशन की अपॉन में सर रो की नहीं यार सिग्मा की, और जो डेंसिटी है 1000 है, जी 10 है, और डायमीटर 1/1000 क्योंकि में दिया हुआ है, और इसे सॉल्व आउट करने पे हमारा इतना आ रहा था ये, लेकिन ये में था, सॉरी ये मीटर में था, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके में कन्वर्ट कर लिया, देन हमारा आंसर इज 30 एंड 15 का डी। ट्राई 16 नंबर।
देखो यहाँ पे सिंपल ये देख लो ऐसे बनता है आपका टाउ इजकल टू, नहीं लंबा हो जाएगा समझाने। देखो ये आपका आइडियल फ्लूइड होता है, मतलब विस्कोसिटी जीरो। देखो इसका जो स्लो जो कर्व्स बने हुए हैं उसका स्लोप जो है टाउ इजकल टू म्यू डी यू बाई डी वाई होता है बेसिकली। तो जो म्यू जो है वो स्लोप है इन सब कर्व्स का, अगर आप देखना चाहो इस तरीके से तो इसका स्लोप जीरो है, इसका स्लोप इसका मतलब म्यू जीरो है, इसका मतलब आइडियल फ्लूइड हो गया। तो ए का हमारा हो जाएगा ए बी सी डी। शियर स्ट्रेस डज नॉट वेरी, अच्छा कुछ और दिया हुआ है इन्होंने, कुछ और तरीके से दिया पूछा हुआ है। ए के लिए 3 और 4 अवेलेबल है, देन 3 और 4 पढ़ते हैं। शियर स्ट्रेस इज जीरो, हाँ बिल्कुल सही, ये आइडियल फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस जीरो है, तो देन ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 होते ही हमारा डी का 3 हो गया सेट, डी का 3। बिंगम प्लास्टिक ये वाला आपका है, ये फ्लूइड मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना आइडियल बिंगम, ये है। ये कुछ देर तक तो ये एज ए सॉलिड बिहेव करेगा, लेकिन एक लिमिट पास होने के बाद एज ए लिक्विड बिहेव करना शुरू कर देगा और लीनियरली आगे जाएगा, ठीक है। देन बी का डी का 3 हो गया। और पूछा न्यूटोनियन फ्लूइड, तो न्यूटोनियन आपका ये होता है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, टाउ इसका तो म्यू डी बाई डी वाई। देन इसका जो आंसर होगा शियर स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विद द रेट ऑफ स्ट्रेन, लीनियरली वेरी कर रहा है ना, तो बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 होता है, ये 2 हो गया, 4 1 2 3। आंसर इज डी, 16th का डी आंसर, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 17th। देखो यहाँ पर दिया हुआ है यू की वैल्यू दी हुई है और पूछा हुआ है शियर स्ट्रेस एट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री। तो टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई लगा दोगे आप, म्यू डी यू बाई डी वाई, और आप डी यू बाई डी वाई निकाल लोगे यहाँ से, यू आपका ये दिया हुआ है, डी यू बाई डी वाई करोगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। और वाई की वैल्यू पुट करोगे 0.15 मीटर, यहाँ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन डी वाई डी वाई निकल के आ गया 1.7। देन हमने यहाँ म्यू की वैल्यू दी हुई थी 8.6 पॉइस, तो उसको हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया बाई 10 से डिवाइड करके, 10 से डिवाइड किया, और डी वाई डी वाई ये था हमने सॉल्व आउट किया, तो 1.46 आंसर एंड बी हो जाएगा। 17th का भी 18th ट्राई कीजिए। देखो जो 18 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें बोला गया है इन जनरल विस्कोसिटी इन लिक्विड इंक्रीजेस एंड इन गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ उल्टा लिख दिया उन्होंने कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो लिक्विड का तो उसमें जो बॉन्डिंग होगी टूटेगी और विस्कोसिटी कमजोर हो जाएगी, विस्कोसिटी कम होगी। बट इन द केस ऑफ द गैसेस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका उनका मोमेंटम और बढ़ेगा और तेज़ी से वो कोलाइड करेंगे, और जितना ही कोलाइड करेंगे उतनी विस्कोसिटी बढ़ेगी उनकी, ठीक है। तो यहाँ उल्टा लिख दिया है उसको एंड हो जाएगा 18th का डी हो जाएगा। 19th ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें पीछे हमने एक ग्राफ बनाया होता है ये वाला, ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड है इसका, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसका डी यू बाई डी वाई का पावर हो जाएगा 1, तो 1 पावर होते ही ये हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड, तो ए का 3 हो गया। अगला एन की वैल्यू लेस देन 1, मतलब ये वाला
सूडोप्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक, ठीक है। तो ये सूडोप्लास्टिक होता है। देन बी का हो गया 4। उसके बाद आता है एन इज़ ग्रेटर देन 1, ये वाला, ये होता है आपका डाइलेटेंट, डाइलेटेंट, ठीक है। तो सी का हो गया 2। देन हो गया हमारा आंसर 3 4 2 1, 3 4 2 1, आंसर इज सी। 19 का सी, 20 नंबर ट्राई कीजिए। एक मिनट हो जाओ, समझा लेता हूँ। 17, अच्छा पीछे जो 11th नंबर क्वेश्चन था, 11th मैंने क्या आंसर दिया है। इलेवंथ का आंसर डी होना चाहिए ना, गलत लिख दिया क्या कुछ। 11th का आंसर डी होगा यार, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 11th का आंसर डी रहेगा। एक मिनट हो जाओ, 8 का सी डी डी। सही है। हाँ यहाँ तक हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है मुझे समझ में नहीं, कभी नहीं आया, कभी आता ही नहीं है क्या इन्होंने कहा हुआ है। यहाँ देखो सिंपल जो आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो फ्लो ओवर स्पेयर होता है इसको ये कहते हैं हमेशा एक्सिस सिमेट्रिक। तो ए का 3, फ्लो ओवर लॉन्ग सर्कुलर पाइप, लॉन्ग सर्कुलर पाइप, इसको ये कहते हैं 1D कहते हैं शायद मोस्ट ऑफ द टाइम, 1D या 2D कहते हैं, ठीक है। इसका बी का 1। देन फ्लो इन द बेंड पाइप, इसको 3D कहते हैं लोग, 3D 4। और किसी को इसका एक्सप्लेनेशन आता हो बढ़िया से एक्सप्लेनेशन तो वो बताएगा यार। इसका 3 4 1 2 आंसर है, 3 4 1 2 सी। 20 का सी आंसर। 21 ट्राई कीजिए। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि विस्कोसिटी इन द न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये आपकी यूनिट होती है आपकी डायनामिक विस्कोसिटी की। ये डायनामिक विस्कोसिटी पूछा जा रहा है डायरेक्टली तरीके से। तो आपको फॉर्मूला बताया कि म्यू बाई रो होता है, तो म्यू इक्वल टू न्यू इंटू रो हो जाएगा। और न्यू दिया हुआ है 0.28 स्ट्रोक, ठीक है, 0.28 स्ट्रोक्स। तो स्टोक्स जो है सीजीएस यूनिट है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में, और एसआई में कन्वर्ट करने पर हमारा निकल के आता है, उसमें हमें 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और वो क्या है ना, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.9। इसका मतलब जो इसका डेंसिटी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और इसको सॉल्व आउट करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 0.0252। आंसर इज सी, 21 का सी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 23, 21 का सी, 22 ट्राई कीजिए। देखो ये 22 का क्वेश्चन बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवर प्रॉपर्टीज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फ्लो ऑफ जेट ऑफ द ऑयल इन अनब्रोकन स्ट्रीम। तो अनब्रोकन की बात की है, तो अनब्रोकन मतलब कौन जोड़ के रखेगा, वो हमारा सरफेस टेंशन होता है। ड्यू टू द टेंशन इट विल नॉट ब्रेक। तो हमारा आंसर यही सिंगल हो जाएगा 2। ओके, 22 का बी। 23 टाइप कीजिए।
देखो यहाँ पे बोला गया है कि सारी कंडीशंस दी हुई हैं, पूछा गया है कि हमारा जो डायमीटर क्या होना चाहिए। तो आप सिंपल फार्मूला लगा दोगे तो यही फार्मूला होता है H = 4 cos थीटा अपॉन rho g t। तो एच की वैल्यू एम में दी हुई है, तो हमने 1000 डिवाइड कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ डी निकल के आ रहा था हमारा इतना, डी इतना निकल के आ रहा था, ये हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके इसे एम में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 mm, एंड आंसर शुड बी बी। 23 का बी हो जाएगा, 24 रह लीजिए। तो के का फॉर्मूला पीछे में डिस्कस किया हुआ था, जो कि था रो डी पी बाई डी रो। तो यहाँ पे डी पी दिया हुआ है 3 से 3.5 हो जा रहा है, तो डिफरेंस कितना आया 0.5 एमपीए का। अब एमपीए को कन्वर्ट मत करने लगना, क्योंकि हमारा जो के की यूनिट होती है एमपीए में ही आती है, क्योंकि यहाँ जो डेंसिटी है डेंसिटी से कट जाएगा, मतलब यूनिट कट जाएगी। ओके, तो रो की वैल्यू हमारी 500 थी और ये होगी 501, तो डिफरेंस कितना हो गया 1 का बस। और डेल्टा पी का डिफरेंस कितना हो गया 0.5 का। तो यहाँ 500 आएगा, यहाँ 0.5, यहाँ 1, इस सॉल्व करने पर 250 एमपीए आ जाएगा आंसर। देन आंसर इज डी। 25 ट्राई कीजिए। दो क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है हमारा। अगर n ग्रेटर देन 1 है तो डायलिटेंट डायलिटेंट होता है, ठीक है। ये पीछे हम कर चुके हैं क्वेश्चन। 26 ट्राई कीजिए। तो करंटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, इसको हम लिखेंगे L स्क्वायर अपॉन टी। तो इस ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर माइनस टी, टी माइनस 1, L स्क्वायर इंटू टी के पावर -1। देन आवर आंसर इज बी। 26 का बी। ट्राई 27। देखो यहाँ बोला है फ्लूइड के बारे में, तो यार फ्लूइड को पहचानने की एक ही रीजन है। जैसे कि आप कोई फ्लूइड लो, जैसे आप चीनी का सीरा लेते हो, ठीक है, हाथ उस रगड़िए रखे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो गाढ़ा होता जाएगा, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो आपका हो गया डायलेटेंट। डायलेटेंट जो ऐसा डायग्राम बना हुआ था ये वाला, ये डायलेटेंट हो जाएगा। अब किसी हाथ में रखिए और उसको रगड़िए, अगर वो पतला होने लगा तो हो जाएगा सूडो प्लास्टिक, मतलब जो विस्कोसिटी है वो घट रही है, ये स्लो घटता हुआ स्लोप। ओके, तो अगर ब्लड, अगर आप हाथ पे रखेंगे, ब्लड को रख लीजिए, दूध को रख लीजिए, अगर आप रगड़ते हैं हल्का सा ना तो वो और थिन होता जाएगा। ओके, देन और आंसर इज, ये सूडो प्लास्टिक होगा, ये न्यूटोनियन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ट्राई 28। दो ये क्वेश्चन करने का एक सिंपल तरीका है कि ये जो चार डाटा दिया हुआ है ना, आप इन चार डाटा में डिफरेंस निकालो, म्यू निकालो आप। म्यू क्या होगा आपका, टाउ अपॉन रेट ऑफ स्ट्रेन। तो हमारा टाउ दिया हुआ है और रेट ऑफ स्ट्रेन दिया है, मतलब टाउ से रेट ऑफ स्ट्रेन को डिवाइड कर दो, बस इतना करना है। तो टाउ यहाँ के कितना वैल्यू हो रहा है, देखो यहाँ पे 0 से 1.4 हो जा रहा है, 0 से 2 जाने में, मतलब कि 1.4 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0। तो यहाँ पे रेशियो कितना आया 0.7। ये आपका देखो म्यू निकल के आ रहा है यहाँ पे लगातार। अब उसके आगे चले हम लोग तो 1.4 से 2.6 हो गया, मतलब कि 1.2 का इंक्रीमेंट हुआ है 2 से 3 जाने, मतलब एक यूनिट चलने में 1.2 का इंक्रीमेंट है। यहाँ स्लोप कितना हो गया 1.2। अब आगे बढ़िए, 2.6 से 4 हो गया, मतलब 1.4 का इंक्रीमेंट हुआ है 3 से 4 जाने में, मतलब एक कदम चलने में 1.4 आगे चला गया। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप कितना हो गया 1.4। ये समझ रहे हो, इतना स्लोप लगातार इंक्रीजिंग है, और स्लोप लगातार इंक्रीजिंग है तो हो गया डायलेटेंट फ्लूइड। ओके, आंसर इज डी। 28 का डी ना, ट्राई 29।
देखो यहाँ बोला गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 373 डिग्री सेल्सियस इज दे दे दिस। तो ये इन्होंने यही लिखा हुआ है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये सही बोल रहे हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हमारा वेपर प्रेशर होता है। दैट्स वाई हमारा लिक्विड जो होता है, वाटर जो होता है, बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सही है स्टेटमेंट है। दूसरा है कि कैपिलरी हाइट दिया हुआ है और यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है डी अपॉन कुछ करके लिखा हुआ है, डी अपॉन कुछ अमाउंट लिखा है। लेकिन हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है 4 थीटा अपॉन रो जी डी। तो डी नीचे आता है, डी ऊपर नहीं आता है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड गलत हो गया। और थर्ड पढ़िए, ब्लड इज न्यूटोनियन फ्लूइड, ब्लड तो होता है सूडोप्लास्टिक, ये गलत दिया है अभी, मतलब एक सही है बस, वन स्टेटमेंट। देन 29 का ये हो जाएगा एंड 30 नंबर ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पूछा हुआ है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड की यूनिट पूछा हुआ है। टर्म पॉइस होता है ना, ये इसका पॉइस होता है, इसका होता है स्टोक। ये आपका एसआई यूनिट में है, ये आपका है सीजीएस यूनिट में। ठीक है, तो देखो डायनेमिक विस्कोसिटी का जो डायमेंशन है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, एंड इसका जो सीजीएस में है वो पॉइस हो जाता है। और काइनेटिक विस्कोसिटी का होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, पीछे हम लोग कर चुके हैं डिस्कस। और इसका सीजीएस में जाता है स्टोक, और इस स्टोक को इसमें ले आना है तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको इसमें ले आना है तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देन और आंसर जो जो पॉइस है, तो यहाँ पे देखो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको आप बस कन्वर्ट कर दो सीजीएस में, न्यूटन का कर दो डाइन डाइन एंड सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी 30 का, सी 31 ट्राई कीजिए। 31 डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, पीछे हमने डिस्कस किया हुआ था, मैंने 3 केस बताए थे ना, यहाँ वही और उसमें से एक केस है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ड्रॉपलेट मतलब ये अंदर पानी है, अगर एक मतलब यहाँ पे एक ही सरफेस है, एक सरफेस मतलब 4 रो/d। 31 का बी। और ये 2 सरफेस होता, मान लो बबल होता, अंदर भी हवा बाहर भी हवा, तो वहाँ पे 8 रो/d हो जाता, 8 सिग्मा/d। ठीक है, मैं गलत बोल दे रहा हूँ, मतलब उसको सरफेस टेंशन नहीं मानिएगा। 32 ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आ गया कि प्रेशर इनसाइड सो बबल। देखो सो बबल अगर है ना, तो उसमें अंदर भी हवा होगी और बाहर भी हवा होगी, और यहाँ मतलब डबल सरफेस मिल गया आपको, तो यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस होगा डबल हो जाएगा, मतलब पीछे जो 4 रो/d आ रहा था, यहाँ पे 8 रो/d हो जाएगा वही। तो 8 रो/d हो जाएगा, आप बस वैल्यूज पुटअप कीजिए। डी यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ, 2 को डिवाइड करेंगे 100 से, हमारा 40 निकल के आ जाएगा, 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 32 का हो जाएगा सी। 33 ट्राई कीजिए। यार देखो सिंपल ये फॉर्मूला ही होता है कि एच का पूछा हुआ है, तो इन्होंने बोला कि एच कैसे वेरी करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्पेसिफिक वेट गलत है, इन्वर्सली होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस टेंशन गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर, हाँ ये सही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर होता है। देन आंसर विल बी सी। 34 ट्राई कीजिए।
देखो ये 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सिंपल है कि डायनेमिक विस्कोसिटी आपको पता ही है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन का आपको याद ही होगा कि एम एल टी माइनस टू होता है, उसके बाद वैल्यू पुटअप करके निकाल लोगे तो एम एल माइनस में टी माइनस वन आ जाएगा। तो ए का 3 हो गया, ए का 3 होते ही ये दोनों चले गए, एंड सी सेट हो गया, डी सेट हो गया, बी बचा बस, ठीक है, बी बचा आपका। तो बी सेट करना है बस। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है कि मोमेंट कितना क्या होता है, मोमेंट होता है आपका एम इंटू वी, और इसका मोमेंटम लेना है, इसका आर से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो एम क्या हो गया, मास है तो एम, वी है तो एल अपॉन टी, आर है तो एल। तो एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन कहाँ पे है, 5 नंबर ये रहा। तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 34 का बी, 34 का बी, 35 नंबर रह लीजिए। देखो यहाँ पे अगेन सेम क्वेश्चन, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया इन्होंने। यहाँ जो सिलेंडर है, अगर मान लो कैपिलरी ट्यूब है तो उसके लिए दिया होता है फॉर्मूला हमारा 4 रो cos थीटा पर रो डी। और वहीं अगर दे दिया दो प्लेट है, उसके बीच थिन स्पेस है, तो उसके बीच कितना राइज होगा ये पूछा हुआ है। तो हमें बस सिंपल ड्राइव कर लेना है यार। जो सरफेस टेंशन जो फोर्स आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू एल। एल कहाँ पे है, एल वो दो लेंथ है, दो सर्फेसेस है ना, तो एक इधर वाला एल, एक इधर वाला एल, दो सर्फेस है ना, तो सिग्मा इंटू 2L। इसको इक्वल कर देंगे एम जी के बराबर, एम जी का वेट इसको बेयर करना है ना, एम जी नीचे लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा, तो वही बेयर करेगा, सरफेस टेंशन एम जी को बैलेंस करेगा। तो एम जी ये है, और एम जी देखिए कितना आएगा, एम जी आपका ये लेंथ, ये विड्थ, ये हाइट, तो ये आपका क्यूबॉइड टाइप बन गया। तो इसका वॉल्यूम हमारा आ जाएगा एल बी एच। ओके, देन रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ये हो जाएगा मास, और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा वेट। तो सॉरी, इसे सॉल्व करने पे 2 रो अपन रो जी बी आ गया। और ये कह रहे हैं कि जो विड्थ है वो डायमीटर के बराबर है, तो ये डाय कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, बस वही कंपेयर कर लो। आपकी ये जो थिन बिटवीन द प्लेट्स जो हाइट आएगी वो हाफ रहेगी। व्हाट इज द कैपिलरी राइज इन द नैरो टू डायमेंशनल सिल प्लेट्स इज द हाफ ऑफ द कैपिलरिटी ऑफ द डायमीटर डब्ल्यू। ये सही है 35 का ए। 36 जो है रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 3 का, 37 नंबर ट्राई कीजिए। दो यहाँ पे बोला गया है नैरो ग्लास है, उसमें हमने एक मरकरी भरा हुआ है, तो मरकरी का लेवल जो है नीचे जाएगा। मरकरी कॉजेस कैपिलरी डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब नीचे जाएगा लेवल। और वाटर अगर है तो ये कैपिलरी राइज होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा भी जो बोला इन्होंने कि मरकरी जैसे वाटर है भी सही स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। तो 37 का बी हो जाएगा। एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 38। देखो ये क्वेश्चन है 38, इसमें बोला गया लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन के लिए 2 and 3 अवेलेबल है।
2 एंड 3, तो वेपर प्रेशर तो होगा नहीं लुब्रिकेशन में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन विस्कोसिटी है। ए का 3 हो गया, ए का 3 होते तो चले गए। देन राइज ऑफ सैप इन द ट्री, राइज ऑफ सैप इन ट्रीज, तो जो पानी ऊपर चढ़ता है ट्रीज में, जो भी मिनरल्स या कुछ भी चढ़ता है ऊपर, तो ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन था, क्योंकि जो नली होती है जिसमें वो जाता है ना खाना वाना, उनका जो मिनरल जो भी है वो बहुत थिन होती है, तो कैपिलरी एक्शन में अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डी जितना ही कम होगा एच उतना ही बढ़ेगा, तो वो बहुत थिन होती है उसमें सैप्स, दैट्स वाई उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा चली जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3142, 31 ये आ गया, तो हमारा आंसर हो गया, एक ही जगह पे 31 है, आंसर इज डी 38 का। 39 ट्राई कीजिए। तो जी 39 क्वेश्चन में काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन, कुछ इसमें है नहीं, सिंपल चीज़ लिखी हुई है कि अ स्मॉल बबल ऑफ द वन फ्लूइड इमर्स्ड इन द अनदर फ्लूइड हैज़ अ स्फीयर का शेप। स्फीयर का शेप इसलिए होता है जिससे कि वो अपनी बॉडी को ज़्यादा स्टेबल बना सके, एनर्जी कम रखे। ओके, तो ये सही है। दूसरा ड्रॉपलेट ऑफ वाटर मूव, जो ड्रॉप है वाटर की ऊपर या नीचे जाएगी या नहीं जाएगी डिपेंड करेगा टोटली बॉयंसी फोर्स पे और ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ये भी सही लिखा हुआ है। थर्ड है ड्रॉपलेट ऑफ बबल अटैच टू सॉलिड सरफेस रिमेन कैन रिमेन स्टेशनरी इन द ग्रेविटेशनल फ्लूइड इफ द सरफेस टेंशन एक्सीड द बॉयंसी फोर्स, ये भी सही है। अगर सरफेस टेंशन बॉयंसी फोर्स को एक्सीड करेगा तो इस तरह से रह पाएगा वहाँ पे, ये भी सही है। फोर्थ है कि सरफेस टेंशन, यहाँ फोर्स लिखना चाहिए ना, सरफेस टेंशन नहीं फोर्स लिखना चाहिए। अब फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस वाइल द जो सरफेस टेंशन होगा वो आपका ये होगा ना, ये वाला सरफेस एरिया सिग्मा इंटू 2 पाई आर, ठीक है, हाँ आर के प्रोपोर्शनल होगा। और जो बॉयंसी फोर्स होगा वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब आर का पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं चारों, तो आंसर हमारा हो जाएगा 39 का ए। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 40। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि एक कोई एनुलर सरफेस है, इनर का जिस इनर सिलेंडर जो है ना वो काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है, इनर सिलेंडर काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी का वेरिएशन एज्यूमिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये चेकअप करने हैं क्या क्या है इसमें। पहला ट्रांजिशन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड वेरीज लीनियरली अक्रॉस द गैप, वेरीज लीनियरली अक्रॉस द गैप पता नहीं। विस्कस शियर स्ट्रेस इन द लिक्विड यूनिफॉर्म गैप, ये भी पता नहीं यार। यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये सरफेस रहेगा, ये यहाँ जीरो होना है वेलोसिटी को, यहाँ पे कुछ कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो ये लीनियरली वेरी करेगा या नहीं करेगा ये पता नहीं है ना। अगर लीनियरली वेरी अगर कर गया देन पता नहीं यार, इसका आंसर समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या दिया है, वो देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है।
इन्होंने एक्सप्लेनेशन कुछ दिया नहीं है। मैं इसका यार लिख दूंगा, पिन कर दूंगा, कोई रीजन जो रीजन होगा पिन कर दूंगा। इस टाइम यार भूल गया हूँ मैं। 40 का जो आंसर है, या सी दिया हुआ है। ओके, 41 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे बोला गया है कि कोई एक स्लैब थिन लैमिना है, वो स्लाइड कर रहा है लॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन, और जो एंगल थीटा है वो फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन है। तो बस हमें यहाँ फोर्स को बैलेंस करना है, उसके वेट को बैलेंस कर देना बाय द शियर फोर्स। हम इसको इसके वेट को बैलेंस कर देना बाय द शियर फोर्स, यही करना है ना। ठीक है, हाँ। इस पे जो वेट है इधर लगेगा, और जो शियर फोर्स है पीछे लगेगा। इसको हम बैलेंस कर देंगे, शियर फोर्स क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो आप एक चीज़ ध्यान दो, ये जो चारों ऑप्शन है उसमें कहीं पे भी, हर कहीं पे भी डब्ल्यू का औसत बस एक ही जगह है, यहाँ पे। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, और हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे यही आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे। करने में आंसर तो आ ही जाएगा वही वाला, लेकिन करने की जरूरत क्या है। ठीक है, 42 ट्राई कीजिए, 42 नंबर। तो यही पे यही बन के आएगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का, के इक्वल टू रो डी बी बाई डी रो। देन हमने इसको बस रीअरेंज कर लिया। डी पी जो है प्रेशर वेरिएशन, तो इसका फॉर्मूला होता है रो जी डी एच। हमने इसको वैल्यू पुटअप की, तो हमारा फॉर्मूला ये बन के आ गया, के बाई रो एंड डी रो बाई रो। तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया हमने, एंड डी एच को भी इंटीग्रेट करने पे इतना बन के आया अब। तो बस वैल्यू पुटअप करेंगे, इसका मतलब एक चीज़ दिख रही है यहाँ बीच में, नेगेटिव कहीं आएगा, और नेगेटिव हमारा एक ही ऑप्शन है बस है, वो यहाँ पे है। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये फालतू का लिखा हुआ है। इस अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे इस टाइप के, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, आंसर यही आएगा। ठीक है, 22 का 42 का सी हो जाएगा। 45 ट्राई कीजिए। देखो, स्लोप प्लास्टिक की बात की गई, तो ये वाला स्लोप है, ये वाला कर्व है। इसका स्लोप लगातार देखो घट रहा है, इसका मतलब विस्कोसिटी लगातार घट रही है, इसका मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी लगातार घट रही है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ द शियर स्ट्रेस इंक्रीजेस। रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इधर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 43 का ए। 44 ट्राई कीजिए।
देखो, जो हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक्यूट कब होगा, एक्यूट मतलब कि लेस देन 90 कब होगा, लेस देन 90 होता है हमारा केस इन द केस ऑफ द व्हेन adhesion force is less adhesion force is more than cohesion, सॉरी, कोहेजन फोर्स इज मोर देन अडहेजन फोर्स। ठीक है, कोहेजन फोर्स मतलब बिटवीन द डिफरेंट मटेरियल्स, बिटवीन डिफरेंट मटेरियल का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ वाटर रखते हैं, यहाँ ग्लास रख देते हैं, ठीक है, ग्लास है, तो वाटर और ग्लास के अगर बीच का फोर्स ज़्यादा होगा कंपेयर टू वाटर वाटर के बीच का फोर्स, तो ये राइज करेगा, तो यहाँ पे थीटा लेस देन 90 होगा, पहली बात, थीटा लेस देन 90, एच राइज करेगा, और यहाँ पे ये केस होता है मेनली वाटर वाले में। और अगर ये अगर अगर देखो, अगर लिक्विड लिक्विड के बीच में फोर्स अगर ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे कोहेजन फोर्स ज़्यादा हो गया कंपेयर टू अडहेजन। ठीक है, तो अगर कोहेजन फोर्स ज़्यादा हो गया कंपेयर टू अडहेजन, तो यहाँ पे एच की वैल्यू नीचे जाएगी और वहाँ थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 आएगी। तो याद तो आपको यही रखना था मेनली, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और ये होता है मेनली एच जी के केस में, ये वाला ई एच जी का केस है, ये होता है वाटर का केस, वाटर ग्लास, एच जी ग्लास। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू एक्यूट मतलब लेस देन 90 है, तो अडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेजन। ठीक है, अडहेजन इज मोर देन कोहेजन। 44 का ए। 45 ट्राई कीजिए। तो 45 बोला गया कि विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ाओ तो के की वैल्यू बढ़ेगी, हिसाब से यहाँ पे है आंसर शुड बी बी। इसमें कन्फ्यूज मत होना, यहाँ रिमेंस कांस्टेंट मत देखना, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह वेरीफाई कराया, वहाँ पे यही है आंसर। और 46 नंबर इज द रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 47 ट्राई कीजिए। 47 रिपीटेशन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8 का, ट्राई कीजिए 48 नंबर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये 0.5 कर दिया ना, मतलब इसका है कि ग्राफ ऊपर गया, पहले टाउन नॉट से ऊपर गया, टाउन नॉट, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन होता, अगर एन की वैल्यू 1 होती, लेस देन 1 किया, इसका मतलब ये वाला, और ये आपका होता है थिक्सोट्रॉपिक, नीचे वाला होता है आपका रियोट्रॉपिक। ठीक है, थिक्सोट्रॉपिक है, देन बी। 48 का बी हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर 49। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें सिंपल है भी, कि फॉलिंग स्पेयर इसको मीटर। तो आपने ये तो बहुत जगह पढ़ा होगा कि अगर कोई लिक्विड कोई बॉल गिर रही है, तो वहाँ स्टोक लॉ लगाते हैं। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ लगा देंगे, तो डी का 2 हो गया, डी का 2 होते ही ये दोनों चले गए, देन हमारा ए का 3 सेट हो गया, ए का 3 सेट हो गया ऑटोमेटिक। देन आगे पहुँचते हैं कैपिलरी ट्यूब इसकोमीटर। कैपिलरी ट्यूब मतलब कि पाइप में फ्लो, इसका मतलब पाइप में फ्लो का जो इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइगन पॉइजली इक्वेशन। ओके, देन बी का 1 हो गया एंड सी का 2 हो जाएगा अपने आप। 3142 आंसर इज बी। 49 का बी। 50 नंबर ट्राई कीजिए। ये तो 50 में फालतू क्वेश्चन है। इन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इज नॉट द लीनियर फंक्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। सही है। द बिहेवियर यूजुअली अराइजेज बिकॉज द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज लाइक पॉलीमर और प्रोटीन। ये कोई सही रीजन नहीं है, ये कोई सही रीजन नहीं, तो 50 का सी होना चाहिए आंसर, 50 का। ओके, 50 का सी। मेनली स्टिकी रीजन होने लगता है या फिर पतला होने लगता है, इसलिए वो रीजन होता है। जैसे कि आप हाथ में लीजिए, वो स्टार्च का सोल्यूशन लीजिए या फिर चीनी का घोल लीजिए, चीनी का सीरा लीजिए, तो चिपकने लगेगा, तब डेंसिटी की विस्कोसिटी बढ़ेगी। और या ब्लड ले लेंगे या फिर ले लेंगे मिल्क विल्क, तो डेंसिटी घटती है, डेंसिटी विस्कोसिटी घटती है। ठीक है, तो ये कोई रीजन नहीं है। 50 का सी। एंड 51 52 रिपीटेड है क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी, एंड 2 के। 53 ट्राई कीजिए।
चौथा ऑप्शन कहाँ गया यार इसका? तो चौथा है नहीं, इतना ही है क्वेश्चन। देखो, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो आइडियल फ्लूइड जीरो विस्कोसिटी, ए का 1 हो गया। न्यूट्रिएंट फ्लूइड सिंपल फार्मूला ये वाला होता है, बी का 3 हो गया। इनविसिड फ्लूइड मतलब विस्कोसिटी नहीं है, वहाँ भी इसका 0 हो गया विस्कोसिटी, तो सी का 1 हो गया, सी का 1। डी का 2 रियल फ्लूइड विस्कोसिटी होगी, नॉन जीरो विस्कोसिटी होगी इसमें। एक तो 13-12 आंसर हो गया, 13-12 मतलब कि सी। 53 का सी। 54 ट्राई कीजिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड। किसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड नहीं है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी। लेकिन इसको ध्यान रखने ये बात है ना कि देखो ये तीन की यूनिट सेम होती है। थर्मल डिफ्यूजिविटी की यूनिट, प्रांटल काइनेटिक विस्कोसिटी की यूनिट एंड मास डिफ्यूजिविटी की यूनिट। तभी तुम्हारा लेवाइस नंबर बनता है और प्रांटल नंबर बनता है, इन्हीं तीनों को मिला के। ठीक है, ये बात ध्यान देने की इन तीनों की यूनिट सेम होती है, ये चीज़ याद करने वाली है। डायनेमिक विस्कोसिटी तो पता ही है आपको कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। और 55 नंबर थर्ड नंबर का रिपीटिशन है। 56 ट्राई कीजिए। एक मिनट होता है, 54 का सी था ना। हम्म, तो ये क्वेश्चन पीछे डिस्कस हुआ था कि अगर अनलाइक द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। हाँ सही है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है और गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है। रीजन क्या होता है गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ने का? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, क्योंकि वहाँ उसमें काफ़ी रैंडमनेस या फिर काफ़ी हाई वेलोसिटी से मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे। दैट्स वाई इट्स विस्कोसिटी इंक्रीजेस। ओके, आंसर इज इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, 56 का बी। 57 ट्राई कीजिए। तो ये यहाँ पे सिंपल है कि 8 ρ/d फॉर्म लगाना है सिंपल। अब सो बबल बोला, सो बबल तो अंदर भी एयर होगा, बाहर भी एयर, अंदर भी सरफेस है बाहर भी सरफेस, तो 8 ρ/d हो जाएगा फॉर्मूला इसका। देन आंसर इसको सॉल्व करने में आंसर हमारा आएगा 0.156। ठीक है, 57 का ए। ट्राई क्वेश्चन 58। जो क्वेश्चन 58 है, इसे बोला गया अ स्मॉल इंसेक्ट कैन सिट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड दो इंसेक्ट डेंसिटी इज हायर देन। हाँ, इंसेक्ट जो होता है वो आराम से बैठ जाता है लिक्विड में, जबकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। रीजन इसका है सरफेस टेंशन। ठीक है, अगला है लिक्विड है तो है विस्कोसिटी, दोनों ही सही इंस्ट्रूमेंट है, कोई रिलेशन नहीं लेकिन इसमें। 58 का बी हो जाएगा।
59 is the repetition of question number 16 and 60 number is also the repetition of question number 44. तो 60 का आंसर सी है। आप ट्राई कीजिए 61 नंबर। देखो यार, इसमें सिंपल ये भी क्वेश्चन है कि एक वाटर ड्रॉपलेट्स था, उसको हमने स्प्लिट कर दिया 64 वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो आप ये देखो, अगर 64 वाटर, मान लो एक वाटर है, उसको हमने आधा काटा, तो सरफेस एरिया बढ़ता है ना, और सरफेस एरिया जहाँ बढ़ेगा वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, बढ़ानी एरिया बढ़ाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क यही पूछा हुआ है, और वर्क का फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा इंटू डेल्टा ए, मतलब चेंज इन द सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहले मास, मास तो सेम ही रहेगा, मास सेम रहेगा, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, डेंसिटी सेम तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा हमेशा। तो हमने वही वॉल्यूम सेम कर दिया है, 4/3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 64 टाइम्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब दोनों है। ये पहले वाला डायमीटर रेडियस आर है, इधर R2 है। देन विल पुट, और यहाँ से R2 निकल के आ गया R/4। ठीक है, तो हमने W इंटू डेल्टा ए लगाया, और यहाँ पुट वैल्यू पुट अप करेंगे बस, 4/r² लगाएंगे। देन हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे। इसको 16 कितना आ रहा है यार, B आएगा। ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना सॉल्व, बस वैल्यू पुट अप करनी है इसमें अब। ओके, एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 62। देखो,
यहाँ पे से इन्होंने बोला हुआ है कि एक शाफ्ट रोटेट कर रहा है 1500 आरपीएम से, तो बाहर जनरल लगा हुआ है, ठीक है। जनरल का जो डायमीटर है 150.5 है, मतलब बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 0.5 और 2 का डिफरेंस, मतलब कि 0.25 का डिफरेंस आ रहा है, उसी हमें न्यूटन टाउ विस्कोसिटी लगाना है। तो टाउ इक्वल टू म्यू डी वाई लगा दोगे आप पहले तो। और यहाँ निकालना होगा यू, हमें निकालना होगा यू कैसे निकलेगा, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा निकालना होगा कैसे निकलेगा 2π/d/n, 2πn/60, 2πn/60 किया हमने तो 157 रेडियन पर सेकंड आया हमारा। और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 150/2, मतलब रेडियस से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, और बस इसको सॉल्व कर रहे हैं अब। डी हमारा निकल के आ गया ना 157 इंटू 150/2, ये mm पर सेकंड में आएगा। और नीचे हमने इसलिए y को भी mm में रख दिया 0.5/2, ओके, हमने इसको भी 0.5/2 mm में रख दिया। देन हमने इसको सॉल्व आउट किया तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 3.77, ओके। 62 का सी, 64 ट्राई कीजिए। तो यहाँ पूछा है कि नॉर्मल स्ट्रेस विद इन एन आइसेंट्रोपिक न्यूटोनियन फ्लूइड आर रिलेटेड टू, तो इसमें देखो आंसर क्या होगा। नॉर्मल स्ट्रेस पूछा हुआ है, तो यहाँ सीरियस स्ट्रेस की बात की ही नहीं है, तो इसका आंसर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड तो नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने जब सोल्यूशन देखा था तो उसमें मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा इक्वेशन लिखा था, जो आइसेंट्रोपिक न्यूटोनियन फ्लूइड बोल दिया ना, ये आइसेंट्रोपिक न्यूटोनियन फ्लूइड, तो ये काफ़ी आउट ऑफ कंटेस्ट हो गया, तो इसका मुझे भी जानकारी नहीं है। जो ये वाली बुक इसमें कुछ आंसर, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, बट दूसरी बुक में मैंने काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा था, काफ़ी लंबा इक्वेशन लिखा था फॉर्मूला। तो उन्होंने कहा था कि ये तीनों पर डिपेंड करता है, 1 2 3 पे, तीनों चीज़ों पर, ठीक है। तो 63 का हमारा आंसर है डी, ओके। तो चैप्टर खत्म हुआ, आज का पहला चैप्टर ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस करने के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट द वीडियो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया करो यार। और कोई भी अगर वीडियो आप देख रहे हो तो उसके लास्ट में पहला कमेंट जरूर देखा करो, जो मैं पिन करता हूँ। कोई उसमें एरर आ रहा है या कोई कुछ दिक्कत आ रही है, किसी से आई होगी, तो मैंने जब उसको एक्सप्लेन करता हूँ ना तो उसे पिन कर देता हूँ टॉप पे, और मैं एक ही कमेंट में लिखता रहता हूँ बार बार क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इन लोगों को वीडियो में, वो देखा करो आप, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।